लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे। वायनाड से प्रियंका गांधी अपना पॉलिटिकल डेब्यू कर रही हैं। बतौर सांसद वो यहां से उपचुनाव लड़ रही हैं और प्रियंका गांधी इस वक्त बहुत आगे चल रही हैं। वायनाड में प्रियंका गांधी 2 लाख से ज्यादा वोटों से आगे हैं। प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं वायनाड से और 2 लाख से ज्यादा वोटों से आगे हैं, यानी उनका जो पॉलिटिकल डेब्यू है उसमें एक शानदार मार्जिन उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। प्रियंका गांधी को 3,89,000 से ज्यादा वोट इस वक्त मिले हैं। बहुत आगे हैं प्रियंका गांधी और पहली बार वो चुनाव लड़ रही हैं और उसमें एक बड़े मतांतर से वो आगे चल रही हैं। और अब सीधे रुख करते हैं यूपी का। करहल आपको लिए चलते हैं जहां से देवेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। देवेंद्र, करहल में पूरी जोर आजमाइश भाजपा ने भी की है और सपा की तो ये सीट है ही। यहां पर दलित लड़की की हत्या हुई, इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया वोटिंग वाले दिन बीजेपी ने, और भी बहुत से मुद्दे भाजपा ने उठाए। लेकिन दूसरी तरफ करहल के लिए कहा जाता है कि ये एक सेंटिमेंट है यादव परिवार के लिए, उनकी पैतृक सीट यहां पर है और लगातार उस पर समाजवादी पार्टी बढ़त भी बनाए हुए है। ताजा स्थिति अपडेट करिए आंकड़ों के लिहाज से। बिल्कुल, जिस तरीके से ये सीट हॉट सीट मानी जाती है और समाजवादी पार्टी के गढ़ की सीट है और जहां हर हालत में समाजवादी पार्टी कहती रही है कि हमारा यहां पे कब्जा बरकरार रहेगा, वो देखने को लगभग सब मिल रहा है। 16वें राउंड हो चुका है और लगभग 24,000 वोटों से अधिक वोटों से समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप यादव आगे हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर लग रहा है चूंकि 50% वोट खुल चुका है और 50% शेष रह गया है, ऐसे में समाजवादी पार्टी आगे है और चूंकि जो जीत का अंतराल जो दिखाई देगा वो आंकड़ा अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक 26,000 वोटों से आगे हैं और साफ तौर से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को यहां से जीत मिलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी लगातार यहां पर दबाव बनाया है, चाहे वो मतदान वाले दिन दलित लड़की की हत्या का हो, चाहे अन्य मामले रहे हों, ये भी लगातार उठाती रही है और मुख्यमंत्री की सभा में भी इस तरीके की बात की गई थी। और लेकिन समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने साफ कहा था कि ये सीट हमारी है और रहेगी। हालांकि नेताजी से लोगों का जुड़ाव था और नेताजी के साथ यहाँ के लोग जुड़े थे। लगातार सपा यहाँ से बढ़त बनाए हुए है और एक मार्जिन मेंटेन करके आगे चल रही है। आप नजर बनाए रखें। और इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए विशेष मेहमान जुड़ गए हैं। नरेश बंसल जी हमारे साथ इस वक्त सीधा जुड़ रहे हैं, राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी से। स्वागत है नरेश जी आपका। और सबसे पहले उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र पर भी हम आएंगे, हम बात यूपी की भी करेंगे, लेकिन उत्तराखंड में केदारनाथ सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा परसेप्शन, ये बहुत जरूरी थी इस सीट पर कि भाजपा जीते और उसके लिए आपने पूरी ताकत लगाई। शुरुआती रुझानों में हमने देखा कि यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो गया, निर्दलीय आगे हो गए, लेकिन फिलहाल इस पर बीजेपी की बढ़त है। नरेश जी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतेगी। हम पहले भी उस सीट को जीते हैं, अब फिर से जीतेंगे। उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ वहां की देवतुल्य राष्ट्रवादी सनातन धर्मी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से इस सीट को जीतेगी। जी, पहले अयोध्या, फिर बद्रीनाथ, उसके बाद केदारनाथ सीट जीतना आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था। यहां से कई मुद्दे कांग्रेस ने खड़े किए, मसलन मंदिर में का जो स्वर्ण है उसको लेकर घोटालेबाजी का आरोप लगाया और बहुत से मुद्दे यहां पर उठाए गए। लेकिन आपका यह दावा है कि बीजेपी बड़े मार्जिन से जीतेगी, पर टफ फाइट आपको निर्दलीय से भी मिली। शुरुआती काउंटिंग में हमने देखा कि त्रिभुवन चौहान यहां से आगे हो गए, तो ऐसा लगा कि कहीं आपकी उम्मीदों को झटका तो नहीं लगेगा। कहीं केदारनाथ की जनता ने इस बार बीजेपी कांग्रेस दोनों को तो खारिज नहीं कर दिया? नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को बड़ी गंभीरता से लड़ती है और हम हर चुनाव को टाइट मान करके, टफ मान करके अपनी रणनीति बनाते हैं और फील्ड में काम करते हैं, जिसके परिणाम अधिकांश हमारे पक्ष में आते हैं। और केदारनाथ की सीट पर भी हमने पूरी ताकत लगाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उस सीट को हम जीतने के लिए ही लड़ रहे थे, हर सीट को जीतने के लिए लड़ते हैं। तो हमारी जीत वहां पर निश्चित रूप से हमारे संगठन की, हमारे मैनेजमेंट की, हमारे मुख्यमंत्री जी की, सब कार्यकर्ताओं की और देवतुल्य जनता ने जो हमको आशीर्वाद दे रही है, उसकी जीत है।
महाराष्ट्र की बात करें तो वहां भी चुनाव चल रहा है और वहां पर महायुति जो है वो आंकड़ों में बहुत आगे निकल गया है। बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा छूते हुए नजर आ रही है फिलहाल रुझानों में। तो एक बड़ी जीत की तरफ जो महाराष्ट्र में आप लोग बढ़ रहे हैं, उसके लिए कहा जा रहा है कि महिलाओं का फैक्टर एक बार फिर से चला है। आप लोगों को क्या महिलाओं का साथ फिर मिला है? मध्य प्रदेश में महिला सेंट्रिक योजनाएं, उसके बाद महाराष्ट्र में भी यहाँ लाडली बहना तर्ज पर योजनाएं, झारखंड में भी आपने इस तरह की योजना लॉन्च की। हालांकि वहां अभी आप आंकड़ों में पीछे हैं, लेकिन फिलहाल बात महाराष्ट्र की करें। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस नारे को लेकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलती है। और हमने कहा भी है कि हमारे लिए जहां बाकी के दल समाज को जातियों में बांटने का काम करते हैं, हमने कहा है हमारे लिए गरीब, युवा, नारी और अन्नदाता यही जातियां हैं। और इन सबके लिए आप देखें तो सबके लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है। और आज ये इस प्रकार के चारों वर्ग, गरीब भी, युवा भी, अन्नदाता भी और नारी भी, ये सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। लगातार देश में जातिगत जनगणना की बात हो रही थी, पीडीए की बात हो रही थी। ये ना सिर्फ हमने पूर्व में देखा कि लोकसभा चुनाव, उसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए, यूपी में भी उपचुनाव में इसको जोर शोर से उठाया गया, महाराष्ट्र में जो है वो इंडिया ब्लॉक ने इसको जोर शोर से उठाया। तो अब ये जो जनता का मैंडेट है, यही रुझान अगर असल नतीजों में तब्दील होते हैं महाराष्ट्र के अंदर, तो क्या लग रहा है विपक्ष के नैरेटिव को या जातिगत जनगणना की बात को या पीडीए की बात को हमेशा हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में अब डाला जाएगा या एक बड़ा झटका लगा है, या आप लोग इस लाइन पर अब कैसे आगे बढ़ेंगे? नरेश जी। देखिए, हमारी लाइन प्रारंभ से ही सुविचारित, सुस्पष्ट है। हम भारतीय स्वाभिमान के लिए, संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए, राष्ट्र को सशक्त करने के लिए, सीमाओं को मजबूत करने के लिए और प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए काम कर रहे हैं। जबकि दूसरी ओर जो हमारे विपक्षी लोग हैं या गठबंधन हैं, वो जनता को जातियों में बांटकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं और एक वर्ग विशेष की तुष्टीकरण की उनकी नीति है। इसके विपरीत हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। सबकी एकजुटता इस बार नजर भी आई है और उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश बंसल जी हमारे साथ चर्चा के लिए और अपनी बात रखने के लिए। इस वक्त गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिला सिंह जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और राजनीतिक विश्लेषक बिलाल खान साहब हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। तो अनिला जी, अभी तक का आंकड़ा हम देखें, चाहे वो यूपी की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, तो बीजेपी के लिए निश्चित ही उत्साहवर्धक समय है। झारखंड में थोड़ा झटका जरूर आप लोगों को लगता दिख रहा है। अनिला जी। मेरी सबको राम राम। और बिल्कुल उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आ रहे हैं, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसी प्रकार के नतीजों को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। पर जो लोग ये कह रहे थे कि ये उपचुनाव उत्तर प्रदेश में सेमीफाइनल है, 2027 का सेमीफाइनल है, उसका उत्तर देंगे क्या? उनको तो लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है उपचुनाव में कहीं ना कहीं हार दर्ज करेगी। तो जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बंधु हैं, उसका उत्तर जरूर दें। महाराष्ट्र में जिस प्रकार की जीत हम लोगों को होते हुए दिखाई दे रही है, महाराष्ट्र की जनता का हम धन्यवाद करेंगे और उनकी जो एक समझ है उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करूंगी। उनको दिखाई दे गया था कि महागाड़ी जो है केवल और केवल थोता चना है जो बचता ज्यादा है। तो उसी प्रकार से उनकी बातें थी, कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, कोई लीडरशिप नहीं थी। उन्होंने जो विश्वास जताया है, महायुक्ति के साथ विश्वास जताया है। और अगर मैं झारखंड की बात करती हूँ, डेफिनेटली वहां पर अभी हम लोग पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कोई ना कोई कमियां जरूर रही होंगी। तो उन कमियों को दूर कर आगे आने वाले चुनावों में मजबूती हासिल करते हुए हम जीत लेकर आएंगे।